Class 12. Today we will start chapter number 7, unit 4th B, alternating current. अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये कैसा करंट होता है? एक आपका डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है. तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा करंट ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, किस करंट के, कौन सा बेटर होता है, अब हम यह डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है. ये एक ऐसा करंट होता है विच चेंजेस इन मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है एंड डायरेक्शन इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड बट इन पीरियोडिकली इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है और मैग्नीट्यूड जब वो कंटिन्यूसली वो भी चेंज होता रहता है. तो इसकी जो साइकिल है वो किस तरीके से बनती है. सबसे पहले जो करंट होता है इसके अंदर अल्टरनेटिव करंट, दैट इज़ सबसे पहले वो ज़ीरो से मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर वो मैक्सिमम से फिर से एक ही डायरेक्शन के अंदर पहले ये ज़ीरो से मैक्सिमम पर पहुंचता है एंड देन फॉल्स टू ज़ीरो, देन अगेन इट बिकम्स मैक्सिमम बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम हो जाएगा एंड देन फॉल्स अगेन टू ज़ीरो. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक कंप्लीट साइकिल जो है वो बन जाती है. T/4 टाइम पर ये मैक्सिमम है, T/2 टाइम पर ये ज़ीरो है, फिर से 3T/4 पर मैक्सिमम है और फिर T पर ये वापस ज़ीरो. तो इस तरीके से ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है एंड देन अनदर साइकिल विल स्टार्ट एंड अगेन बिकम ज़ीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू ज़ीरो एंड देन reverses directions and again become ज़ीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू ज़ीरो. तो इन दिस केस ये जो करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट में, अब ये अल्टरनेट हो गया. अल्टरनेट कैसे कि एक साइकिल पर तो पॉजिटिव है और दूसरी साइकिल क्या है, नेगेटिव, फिर एक साइकिल पॉजिटिव फिर एक साइकिल नेगेटिव. लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें कंटिन्यूसली जो करंट जो है वो फ्लो करता रहता है, कोई भी साइकिल इसमें नेगेटिव नहीं होती. तो ये लगातार कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइकिल में ही चलता रहता है. अब करंट, ये जो आपकी साइकिल मैंने आपको शो की हुई है ये है I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. तो जब भी हम करंट को यहाँ पर इसमें इस वाली साइकिल को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, द AC करंट दैट इज़ गिवन बाय I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी एंड इन सम केसेस I इज़ इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी भी अप्लाई किया जाता है, लेकिन उसकी साइकिल चेंज हो जाती है और उसकी साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है इस अलॉन्ग जो है आपकी साइकिल. तो I इज़ इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी की जो वेरिएशन है ग्राफ का वो इस तरीके से आपको शो होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और जो I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता कि उसके अंदर करंट किस कौन सी फॉर्म में जो है वो कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा या कौन सी साइकिल उसमें चल रही है. हमें इतना पता होता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर. तो हम कोई भी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, बट दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता. अब यहाँ पर अगर हम EMF को रिप्रेजेंट करना चाहें तो EMF जो होती है वो भी E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है और E इज़ इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी होता है. तो यहाँ पर जो E0 होता है दैट इज़ द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. और यहाँ पर E0 जो हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर 6th चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जो E0 होता है दैट इज़ इक्वल टू NABW. A इज़ एरिया, B इज़ मैग्नेटिक फील्ड और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं यहाँ पर दिस इज़ N और यहाँ पर जो ओमेगा है दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द coil. तो E0 it is the maximum or the peak value of the alternating EMF which is given by NABW. अब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो अल्टरनेटिंग करंट की होती हैं वो काफ़ी फॉर्म्स की होती हैं. तो आप इन तरीक़ों से भी अल्टरनेटिंग करंट को इसका ग्राफ शो कर सकते हैं. बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी. तो ये इसका इस टाइप का ग्राफ भी होता है, इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं, और एक इस टाइप का ग्राफ होता है एंड देन दिस टाइप ग्राफ. तो देयर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. नाउ कम टू द what are the advantages over the AC over DC. तो क्या एडवांटेजेस होते हैं
कि जो जनरेशन होती है एसी की वो मोर इकोनॉमिक होती है देन डीसी। यानी मोर इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो एसी है दैट इज़ चीप, लेकिन जो डीसी है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। उसके बाद और एडवांटेज क्या है कि जो एसी है उसको हम बड़े इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स को हम यूज़ करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डीसी को हम एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट ईजिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है दैट इज़ जो कि वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर से जो वोल्टेज होती है दैट कैन ईजिली बी चेंज्ड बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर। वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट कैन ऑल्सो बी ईजिली चेंज बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम जो है अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को भी ईजिली चेंज कर सकते हैं। और जो डीसी की जो वोल्टेज होती है उसको हम ट्रांसफार्मर यूज़ करके भी हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय यूजिंग अ चॉक कॉइल। बाय यूजिंग अ चॉक यूज़ करके, चॉक कॉइल का यूज़ करके हम इसका अल्टरनेटिंग करंट जो है दैट कैन बी कंट्रोल्ड, कि स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी हो। इस चॉक कॉइल का यूज़ करते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो लॉस हो रहा है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हो सकता है एनर्जी का। लेकिन डीसी जो होता है उसको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डीसी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द चॉक कॉइल। इसके लिए इसको सिर्फ कंट्रोल हम कर सकते हैं डीसी को ओनली बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो यूजेस हैं, बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिनकी वजह से हम एसी को यूज़ करते हैं ओवर डीसी। लेकिन एडवांटेजेस के अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे गए हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जो शॉक होता है अल्टरनेटिंग करंट का दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और जो डीसी का शॉक होता है दैट इज़ रिपल्सिव। द शॉक ऑफ एसी इज़ अट्रैक्टिव वाइल द शॉक ऑफ डीसी इज़ वेरी रिपल्सिव। तो इस वजह से भी एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है? जो एसी होती है दैट इज़ ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर देन इनसाइड। मतलब इनसाइड की बजाय वो सरफेस पे ज़्यादा ट्रांसमिट होती है, और ज़्यादा ट्रांसमिट होने की वजह से स्किन इफ़ेक्ट होते हैं, स्किन इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो थर्ड होता है कि जो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एक्सेट्रा, जितने भी आपके फिनोमिनास हैं, ये एसी कैन नॉट बी यूज्ड। इनके अंदर हम एसी यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इनके अंदर हम एसी यूज़ ही नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो आपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस किए हैं, द मोर आर द एडवांटेजेस एंड द लेसर विल बी द डिसएडवांटेजेस। सो हम ज़्यादातर जो है वो डीसी यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय द साइकिल? इन वन साइकिल करंट राइजेस फ्रॉम द ज़ीरो टू मैक्सिमम। अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़ीरो से मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो, देन अपोजिट डायरेक्शन ज़ीरो से मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू ज़ीरो। तो यहाँ से लेकर ज़ीरो से लेकर टी टाइम तक दिस इज़ अ कंप्लीट साइकिल। हम इसे कंप्लीट साइकिल बोलते हैं यहाँ तक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और एक साइकिल कितनी होती है? 0 से लेकर टी तक। तो 1 सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी वो उसकी उस इंस्ट्रूमेंट की, उस डिवाइस की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एन से भी इसको डिनोट करते हैं और इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। जो इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है दैट इज़ 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स जो है वो मूव करता है। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होती हैं? 50 होती हैं। पीरियोडिक टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द एसी टू कंप्लीट 1 साइकिल। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और पीरियोडिक टाइम होता है कि कितना टाइम लिया गया बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग गया, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी।
एंड द टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रिक्वेंसी, यानी म्यू भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हो, तो टी इज़ इक्वल टू 1/म्यू। इंडिया के अंदर पीरियोडिक टाइम की वैल्यू होती है 0.02 सेकेंड। In India, the value of the periodic time is 0.02 second. Now come to the next topic, mean or average value of the alternating current. Mean और average value, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये एक्सप्लेन करती है कि जो स्टेडी करंट होता है, यानी स्टेडी करंट का मतलब डीसी करंट, जो डायरेक्ट करंट होता है, जितना डायरेक्ट करंट चार्ज सेंड करेगा उतना कितने टाइम में, जितने भी टाइम में वो चार्ज डीसी करंट सेंड करता है, उतने ही टाइम में अल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही चार्ज सेंड करेगा एक सर्किट के अंदर। तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जितना, यानी हम कहते हैं कि हम डीसी की जगह पर हम एसी यूज़ करते हैं, तो क्या कोई फ़र्क है, तो हम इस चीज़ के फ़र्क को अब देखेंगे कि क्या कोई फ़र्क होता भी है या नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यही एक्सप्लेन करती है कि जितना डायरेक्ट करंट चार्ज सेंड करेगा एक सर्किट के अंदर किसी के इन ए गिवन टाइम में, उतना ही एसी भी जो है वो भी सेंड करेगा। अब एसी के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज तो होता रहता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली रिवर्स होती है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी, मीन वैल्यू निकलेगी, वो बिल्कुल सेम निकलेगी जैसे कि आपका डीसी में निकलती है, और उतना ही कितना किस में निकल रहा होगा, एसी में निकल रहा होगा। तो सेम, जब वो चीज़ सेम आ रही है और उसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, तो हम इसीलिए एसी भी यूज़ करते हैं, एसी ही यूज़ करते हैं। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि किस तरीके से आपकी वो जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ रही होगी एज इन केस ऑफ द डीसी करंट। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो इसके अंदर जो मीन वैल्यू होती है, मीन और एवरेज वैल्यू, दैट इज़ गिवन बाय आई एम इज इक्वल टू 2I0/π। तो हम इस चीज़ को अब प्रूव करेंगे कि इतनी ही वैल्यू जितनी डीसी देता है और उतनी ही वैल्यू एसी में आ रही है या नहीं आ रही है। नाउ प्रूफ, अब हम इसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम एक अल्टरनेटिंग करंट दैट इज़ गिवन बाय I इज़ इक्वल टू I0 sin ωt। लेट सपोज करते हैं किसी एक स्मॉल टाइम पर dt टाइम के अंदर एक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। तो अगर dt टाइम है, टाइम स्मॉल है, तो चार्ज भी हम स्मॉल लेके चलेंगे, dq इज़ इक्वल टू I dt। अब I किसके इक्वल है, I0 sin ωt, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे I0 sin ωt dt। अब दिस इज़ द स्मॉल चार्ज, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज। Q इज़ इक्वल टू I0 0 to T/2। अब यहाँ पर हमने लिमिट्स T/2 में ली है, क्यों ली है, क्योंकि ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था 0 से लेकर T/2 यहाँ तक तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ये T पर पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ओवर जितनी वैल्यू इसकी, लेट सपोज करते हैं इसकी अगर 6 है तो इस साइड कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो 6 एंड -6 विल बिकम 0। जब हम टोटल वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल फाइंड आउट करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगी। तो इस वजह से आप नोटिस करिए इसकी डेफिनेशन के अंदर भी द अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल जो है, इट्स अ कंपल्स, इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दिस वर्ड कि इसके अंदर हमें हाफ साइकिल ही पहले कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर, कई बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि यहाँ पर फुल साइकिल क्यों नहीं ली गई, तो फुल साइकिल क्यों नहीं ली गई, क्योंकि द फुल साइकिल विल बिकम्स 0। तो जो उसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी वो 0 हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर हाफ साइकिल लेकर चलते हैं। तो इसलिए लिमिट्स भी कैसी रहेंगी, हाफ हो जाएंगी, 0 to T/2 माइनस cos ωt अपॉन ओमेगा। अब इंटीग्रेशन कितना होता है साइन ओमेगा टी का, माइनस cos ωt होता है, और इसका जो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ ओमेगा। ये आपने मैथ्स में ये फॉर्मूलेस किए हुए हैं इंटीग्रेशन वाले। माइनस ओमेगा टी माइनस बाहर ले आएंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, ωt/2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos π की वैल्यू -1 होती है। सो माइनस माइनस विल बिकम्स प्लस -2, और एक माइनस आपका बाहर भी है, तो इट विल बिकम्स 2I0/ω। दिस इज चार्ज। नाउ कन्वर्ट अगेन, पुट द वैल्यू फॉर ओमेगा, 2π/t
तो 2 से 2 कैंसिल एंड इट विल बिकम्स आई नॉट टी अपॉन पाई. लेट अस कंसिडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेट हम फाइंड आउट करना चाहते थे मीन वैल्यू. लेट सपोज करते हैं आई एम इज़ द मीन और द एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल. देन क्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू टाइम होता है. चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है. तो करंट कितना है, मीन आई एम, और टाइम कितना है, हाफ है. तो आई एम टी बाई टू. कंसिडर दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 and 2, आई एम टी बाई टू इज इक्वल टू आई नोट टी अपॉन पाई. आई एम यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा. आई एम इज इक्वल टू 2 आई नोट अपॉन पाई. तो जब हम यहाँ पर पाई 3.14 या 22/7 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.637 आई नोट. दैट मीन्स द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज आई नॉट 0.637 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट. अब यहाँ पर आई एम इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट है. ये तो थी आपकी ओवर ए हाफ साइकिल. अगर हम इसको अगेन, ये साइकिल है, अगर हम इसको नेगेटिव साइकिल में कैलकुलेट करना चाहें तो पॉजिटिव साइकिल में आगे 0.637 आई नॉट, नेगेटिव साइकिल में माइनस 0.637 आई नॉट आ जाएगा. तो जब हम इसमें ओवर एक कंप्लीट साइकिल हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बिकम 0.637 माइनस 0.637, it will becomes 0. So over a complete cycle the mean or the average value will become 0. इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं, हाफ साइकिल लेते हैं. नाउ बिल्कुल सेम टॉपिक है ऐसे. इसी तरीके से हम मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और अल्टरनेटिंग और मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे ओवर ए हाफ साइकिल, क्योंकि हाफ साइकिल में वैल्यू होगी लेकिन कंप्लीट साइकिल में, ओवर ए कंप्लीट फुल साइकिल में वो ज़ीरो हो जाएगी. सो इसीलिए इसके अंदर भी हम डेफिनेशन के अंदर ओनली करंट की जगह EMF वर्ड आ जाएगा कि द मीन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर ए हाफ साइकिल इज़ डिफाइंड एज द कॉन्स्टेंट EMF. जितना एक DC EMF जो होगी, कांस्टेंट EMF, जितना एक डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जितना वो फ्लो करेगा, उतना ही अल्टरनेटिंग EMF भी उतना ही चार्ज जो है वो फ्लो करेगी और सेम टाइम के अंदर करेगी. तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC वेदर वी यूज़ द AC और द DC. सो अगर यहाँ पे EMF की बात हो रही है तो हम EMF लेंगे अल्टरनेटिंग EMF, दैट इज़ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. लेट्स सपोज करते हैं कि dq charge is flowing in dt time in a circuit. So dq is equal to I dt. Again अब हम we know that I is equal to E by R होता है, बट E किसके इक्वल है, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R होता है. तो यहाँ पर हम I की जगह पर E नॉट R साइन ओमेगा टी पुट करेंगे. अगेन वही लिमिट्स लेंगे, हाँ, ओवर ए हाफ साइकिल 0 to t by 2. अगेन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. लिमिट्स अप्लाई करेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले स्टेप्स में किए हैं. और इस तरीके से आपके पास चार्ज आ जाता है 2 E नॉट अपॉन R ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है. सो इट विल बिकम्स E नॉट टी अपॉन पाई आर. एंड वी नो दैट we want to calculate the mean or the average value of the alternating EMF which is given by charge is equal to current into time होता है. यहाँ पर करंट की जगह EMF आ जाएगी. सो EM अपॉन R इंटू टी बाई 2, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू V बाई R होता है, बट हेयर इज E अपॉन R. सो E की जगह पर हम क्या ले लेंगे, EM अपॉन R इंटू टी बाई 2. टाइम इज ओवर हाफ साइकिल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो जब हम, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे. तो यहाँ से मीन और एवरेज वैल्यू जो है वो T से T कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल, देन EM इज इक्वल टू 2 E नॉट अपॉन पाई. और जब हम यहाँ पर पाई की वैल्यूज पुट करेंगे इट विल अगेन बिकम 0.637 E नॉट. तो जब मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज 0.637 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम EMF. इसी तरीके से जब हम नेगेटिव साइकिल का निकालेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, और जब टोटल ओवर कंप्लीट साइकिल निकालेंगे तो इट विल बिकम्स 0. तो this shows that as the current or the EMF sent by the direct current or the steady current in the same amount of charge is sent to the circuit in a same time, the alternating current or alternating EMF is also having the same values in the same time. Now
Tomorrow we will start the next topic, root mean square or the virtual value or the effective value of the AC.